नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्री के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज लगातार हम यहां से कर रहे हैं। हर पेपर में लगभग मैं आपको 100 से ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्या सहित यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। पिछले पेपर में जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था उसमें थोड़ी-सी टेक्निकल एरर हो गई थी, जिस वजह से हमने वो पूरा पेपर नहीं कर पाया था। लगभग 60 के आसपास हमने क्वेश्चन करे थे। उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से बताने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक रिव्यू इसके बाद में ज़रूर दीजिएगा। निश्चित रूप से प्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी आप कहीं से कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये चीज़ें जो है आप छोड़ नहीं सकते। इनको छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो है स्टडी जरूर कीजिए, उनके क्वेश्चंस को जरूर एनालिसिस कीजिए, उनके ऑप्शंस को देखिए, उनके आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 61 प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 62वां प्रश्न है कि निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सबसे ज़्यादा हैं? झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। तो इसमें से अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो झरिया में जो है कोयला भंडार सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो आपको समझनी है वो ये है कि प्रमाणिक भंडारों में झरिया सबसे आगे है। ठीक है, कोयले के जो प्रमाणिक भंडार हैं उसमें झरिया सबसे आगे है। लेकिन अगर कुल भंडारों की बात करी जाए तो रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर प्रमाणिक भंडार और कुल भंडार में मतलब क्या है? प्रमाणिक भंडार मतलब ऐसे भंडार हैं जहाँ से कोयला के बारे में पता चल चुका है और कोयला वहाँ से यूज किया जा रहा है, कोयला निकाला भी जा रहा है और आगे जितना भी कोयला है वो निकाला जा सकता है। लेकिन कुल भंडारों में ऐसे भंडार भी शामिल होते हैं कि जिन भंडारों के बारे में पता तो है, लेकिन वहाँ से कोयला निकालना जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो है वो कुल भंडारों में कंसीडर करी जाती है। तो प्रमाणिक भंडारों में जिनको यूज कर सकते हैं, जो हमारे काम में आ सकता है, उसमें झरिया सबसे आगे है और बाकी कुल भंडारों में रानीगंज जो है सबसे ज़्यादा कोयला भंडार वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? शहर हैं, और शहर जिन नदियों के किनारे पर हैं उन नदियों के नाम दे सके हैं, आपको यहाँ से पता लगाना है। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे, सही बात है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे। भुवनेश्वर जो है ये महानदी किनारे नहीं है। भुवनेश्वर दया नदी और कुआखाई नदी के निकट स्थित है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। भारत के पहले 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम पर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य था, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र सर्वाधिक चीनी उत्पादक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक आता है। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है, अपडेटेड है, कोई भी आपको दिमाग इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ से निकलती है? ये हरिके बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है और वहां पर इन दोनों नदियों के संगम पर एक हरिके बैराज है, वहीं से इस नहर को निकाला जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के जिले सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल। तो विश्व के संदर्भ में जिस टाइम पर ये प्रश्न पूछा गया था तो परमाणु विद्युत उत्पादन में पूरी दुनिया के सापेक्ष भारत का जो कंट्रीब्यूशन है 1% के आसपास था प्रश्नकाल के समय। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई वर्तमान स्थिति के अनुसार जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। अब ये जो जानकारी दे रहा हूं आपको मैं, ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये अपडेटेड है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में मैंने बहुत सारी बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ से रखी हैं जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। तो नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, जो देश में कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 3% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। हमारे देश में जितना भी विद्युत उत्पादन होता है उसमें नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो 3% हो रहा है पूरे देश के टोटल प्रोडक्शन का। भारत के देश भर में 7 विद्युत संयंत्रों में 22 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं जो 6780 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जनवरी 2021 में एक रिएक्टर काकरापार नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, जिसको कैप 3 के नाम से भी जाना जाता है, उसको ग्रिड से जोड़ दिया गया है। यूरेनियम 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र भवनी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। तो भवनी जो नाभिकीय संयंत्र है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये जो संयंत्र है पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित होगा और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा।
कल्पक्कम में प्रायोगिक थोरियम संयंत्र कामिनी ये पहले से ही काम कर रहा है, ठीक है। कामिनी पहले से ही मौजूद है और भवनी जो है ये तमिलनाडु के कल्पक्कम में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, ये कहाँ पे स्थित है? ये प्रश्न काल के टाइम पर अगर बात करेंगे, तमिलनाडु में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा की परियोजना थी एशिया की। वर्तमान स्थितियों को अगर देखें तो लांबा एक स्थान पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा फार्म है जहाँ बिजली पैदा करने के लिए पवन तरंगों का उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। लांबा जो है गुजरात के जामनगर जिले का एक गांव पड़ता है, ठीक है। भारत की पवन ऊर्जा की क्षमता अगर बात करें, ये लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो आपको बता रहा था कि कहाँ पे ये फार्म वगैरह था, ये क्वेश्चन जिस टाइम पे पूछा गया था तो उस टाइम का ये है डाटा। इसके बाद में जो अतिरिक्त जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, ये लेटेस्ट डाटा है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 37.669 गीगावाट है, जो भारत को विश्व स्तर पर स्थापित चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता बनाती है। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है, कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग कहाँ पे निवास करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन जिस टाइम पे पूछा गया था उस टाइम पर ये गुयाना में थे, ठीक है, गुयाना में। और ये जो जानकारी है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन रिपोर्ट थी 2022 में आई थी, ठीक है। 2022 की संयुक्त राष्ट्र प्रवासन रिपोर्ट की जो जानकारी है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो मैंने पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आपको दिया है, तो आपको अलग से ये चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में, यानी जो 22 में रिपोर्ट आई है ना, तो उसमें डाटा 2020 तक का है। यूरोप और एशिया प्रत्येक ने क्रमशः लगभग 87 और 86 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी की। क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रवासी देखे गए यूरोप में देखे गए, दूसरे स्थान पर एशिया, ठीक है। प्रवासी का मतलब यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें 2020 के आसपास सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बाहरी देशों के थे, तो 87 मिलियन उनकी संख्या थी पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में। सेकंड नंबर पर एशिया रहा जिसमें 86 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय लोग जो है वो प्रवास के तौर पर वहाँ पर नौकरी पेशा लोग या कुछ भी जो अलग अलग कामों में संलिप्त हो सकते हैं वहाँ पर रहे, जिसमें वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक का 61% शामिल है। 61% मतलब पूरे विश्व में जितने भी प्रवासी लोगों की संख्या है, प्रवासी लोगों की संख्या मतलब जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं अपने देश को छोड़ करके, उनका 61% अकेले इन दो महाद्वीपों में है, यूरोप में और एशिया में। इन क्षेत्रों के बाद में उत्तरी अमेरिका का स्थान था जहां लगभग 59 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी या वैश्विक प्रवासी स्टॉक का 21%, यानी पूरे विश्व के पूरा जो विश्व का टोटल प्रवासी स्टॉक है उसका 61% कहाँ पे है? एशिया और यूरोप में। 61% कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका में 9%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 5%, ओशनिया में 3%। ये टोटल विश्व का जो प्रवासी स्टॉक है उसकी मात्रा है। 2020 में यूएसए लगातार 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल बहिर्वाह के साथ में शीर्ष प्रेषण भेजने वाला देश रहा है। शीर्ष प्रेषण भेजना मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इस देश के द्वारा मतलब अमेरिका के द्वारा बाहर के लोगों के लिए भेजा गया है। कितना है? लगभग 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 2020 में 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर पैसा जो है वो अमेरिका से दूसरे देशों को गया। दूसरे देशों को क्यों गया? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं, लोग हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भैया वो उनको सैलरी भी तो देंगे। सैलरी देंगे तो वो पैसा कहाँ पर माना जाएगा? जिस देश के वो नागरिक होंगे, चाहे बेशक वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा किस देश का माना जाएगा? जिस देश के वो नागरिक हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार जो है 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहिर्वाह के साथ में शीर्ष प्रेषण भेजने वाला देश रहा है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आया आपका यूएई, जिसने लगभग 43.2 अरब अमेरिकी डॉलर जो है प्रेषण भेजा है बाहर। सऊदी अरब 34.6 अरब अमेरिकी डॉलर, ये तीसरे स्थान पर रहा है। फिर चौथे स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड रहा है 27.96 अरब अमेरिकी डॉलर। और जर्मनी जो है इसके बाद में 22 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ में प्रेषण भेजने वाला देश है। 2020 में भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे। अब आपने देखा कि शीर्ष प्रेषण भेजने वाले देशों में सबसे आगे कौन है? अमेरिका, उसके बाद में यूएई, उसके बाद में सऊदी अरब, उसके बाद में स्विट्जरलैंड। ये 4 शीर्ष देश हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4 शीर्ष ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेषण जिन्होंने प्राप्त किया, सबसे ज़्यादा पैसा जिन्होंने बाहर से जो है
इकट्ठा किया, तो वो है भारत पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर मैक्सिको, चौथे नंबर पर फिलीपींस और पांचवें नंबर पर इजिप्ट या मिस्र। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन है? तो नगरीय समूह है सबसे बड़ा टोक्यो याकोहामा। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो अभी, वैसे तो ये क्वेश्चन पहले जो पुराने टाइम में पूछा गया था, लेकिन अभी हमने जो रिपोर्ट पढ़ी है उस हिसाब से यूरोप जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चीन की जनसंख्या जो वृद्धि है नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम तो चीन को पछाड़ने वाले हैं और पहले नंबर पर शायद 2023 में अब पहुंच भी गए होंगे, रिपोर्ट ही नहीं आई है बस, लेकिन हम शीर्ष नंबर पर हैं, शीर्ष स्थान पर हैं। तो चीन की जो जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ी है, और धीमी पड़ने का कारण क्या था कि चीन ने जो एक बच्चा प्रति परिवार की नीति थी उसको जो है बड़ी कठोरता के साथ में लागू किया था। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कुछ अन्य जानकारी यहाँ से देखते हैं। बोस्पोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, जो कि आर्कटिक सागर का एक हिस्सा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये कई बार पूछा गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? तो इन ऑप्शंस में से सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के HOA के पार्ट माने जाते हैं। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के संबंध में जो अतिरिक्त जानकारी उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया सहित अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो देश हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, और इसका जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, ये बिल्कुल सींग जैसी आकृति बनाता है। ठीक है, ऊपर सींग जैसी भूभाग बनाता है, इसी वजह से इसको हॉर्न, हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग, इसी वजह से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है और अदन की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। ये किस खाड़ी के दक्षिण में है? अदन की खाड़ी के दक्षिण में है। यह क्षेत्र अफ्रीका का सबसे पूर्वी प्रक्षेपण है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल में इस क्षेत्र को बिलाद अल बारबर के नाम से भी जाना जाता था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अनुमानित क्षेत्र को कवर करता है और लगभग 115 मिलियन लोगों की यहाँ पर आबादी निवास करती है। इथोपिया की आबादी 96.6 मिलियन, इरिट्रिया की 6.4 मिलियन, सोमालिया की 10.4 मिलियन और जिबूती की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 0.81 मिलियन है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है सर वर्खोयांस्क। निम्नांकित कथनों में कौन सही है? पहला है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। दूसरा है यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन जो है वो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सारलैंड या सार नदी घाटी क्षेत्र जो है ये मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ से जो सभी कथन हैं आपके ये सही हैं। सूची को सम्मिलित करना है शहर और नदियां। बर्नेल जो है ये स्प्री नदी के किनारे है, मैं पहले से ही मैच कर रखे हैं। लाहौर रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। अब यहाँ उद्योग और नगरों को सम्मिलित करते हैं। लौह अयस्क के लिए फेमस है। मेसाबी USA में एक स्थान है। खनिज तेल के लिए बाकू जो कि अजरबैजान में है, ये बहुत फेमस है। और बिंघम जो कि USA एरिजोना का क्षेत्र है, ये तांबे के लिए जाना जाता है। और कनाडा का पोर्ट रेडियम जो है ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है। प्रदेश और जलवायु के प्रकारों का सुमेलन करना है। भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करें तो ये उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश की जलवायु, क्योंकि बांग्लादेश भी कभी भारत का हिस्सा था, तो जो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, वही बांग्लादेश की है। साइबेरिया की जो जलवायु है वो शीतोष्ण प्रकार की है। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कैसा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी देश के तृतीयक क्षेत्र में जो है विस्तार होता है या तृतीयक क्षेत्र में लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता है, तो इसका मतलब सीधा सा आप ये लगा सकते हैं कि वो देश जो है प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है।
तो धीरे-धीरे क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कम होता चला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो खेती-बाड़ी के काम से निकल कर के, कृषि के काम से निकल कर के सर्विस सेक्टर में जाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जो आपका योगदान रहता है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाता है और तृतीयक क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र होता है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता चला जाता है। तो आर्थिक नियोजन जब प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले यही बात की गई थी, लोगों को जो है, जो पारंपरिक चीज़ें हैं, उससे निकाल कर के उनको रोज़गार दिया जाए, उनको उद्योगों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और उनको अधिक से अधिक नौकरियाँ दी जाएँ। तो आर्थिक नियोजन में इन सारी चीज़ों का बात जो है ध्यान रखा गया था। तो यहाँ पर बात यही कह रहा है कि आर्थिक नियोजन के युग से आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा जो है वो निरंतर कम होता रहा है। ठीक है? आज तक ये कम होता ही जा रहा है, क्योंकि हमारा जो योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का, खर्च का सबसे बड़ा मद कौन-सा है? सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे करती है केंद्र सरकार? तो ब्याज जो कर्ज़ ये लेती है ना, तो उसके लिए जो ब्याज भुगतान होता है, उस पे सबसे ज़्यादा खर्चा जो है केंद्र सरकार का होता है। निम्न में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, ये जो है मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, क्योंकि मुद्रा व्यापार सहयोग निधि जो है, ये विदेशी व्यापार से जुड़ी हुई एक संस्था है। बाकी आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सभी भारतीय मुद्रा व्यापार के भाग माने जाते हैं। जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं, तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर और नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, वो आपको देखना है। तो जब भी जो एसएलआर होता है या सीआरआर होता है, वैसे मैंने एक चैप्टर बना के सेपरेट इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी हैं, तो ये भी उसमें मैंने आपको बताया कि एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, कि सबके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों जो एसएलआर हैं और सीआरआर हैं, हाँ, वो उसमें लगातार जो है कमी जो है वो देखी गई है। एसएलआर में कमी या सीआरआर में कमी का मतलब क्या होता है? जब एसएलआर को घटाया जाता है, तो बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? जिससे उधार दरों में कमी आ सकती है। एसएलआर के स्तर को बदल करके भारतीय रिजर्व बैंक बैंक क्रेडिट विस्तार को बढ़ा सकता है। सीआरआर की दर अगर कम हो जाती है, तो बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिससे सिस्टम में डिमांड को बढ़ावा मिलता है और वे ग्राहकों के लिए लोन लेने की जो लागत होती है उसको भी कम कर सकते हैं, जिससे वे प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए जो है प्रोत्साहित हो सकते हैं। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? अनाच्छादित का मतलब समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ष जिनमें कोई योजना लागू नहीं की गई। तो पंचवर्षीय योजनाएं भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमी में, और देखिए उसी से किस तरीके से घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको पता है कि 1966 से लेकर के 69 तक 3 वर्षों का जो है योजना अवकाश रहा था। ठीक है, तो 3 साल ये हो गए। फिर 78 से लेकर के 79 तक यानी 1 साल इसमें अनवरत योजना लागू रही। ठीक है, और 79-80 फिर 1 साल इसमें कोई योजना लागू नहीं रही, तो 3 और 2 5 ये वर्ष हो गए। और 90 से लेकर के 92 तक 2 वर्ष में कोई योजना लागू नहीं रही, तो कुल मिलाकर के 7 वर्ष ऐसे थे, 7 साल ऐसे थे जो कि पंचवर्षीय योजना से अनाच्छादित थे, मतलब जिनमें कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो वस्तु उन्मुख होनी चाहिए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का वस्तु उन्मुख होना अमर्त्य सेन का सुझाव नहीं था। उनका विचार ये था कि अर्थव्यवस्था को जन उन्मुख होना चाहिए, लोगों के हिसाब से उसको जो है तैयार किया जाना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन जो व्यक्ति है उसकी आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, उसको आर्थिक रूप से उसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए। ये अमर्त्य सेन के विचार थे। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ में राष्ट्रीय बचाव की भी जो है बात होनी चाहिए। तो 2, 3, 4 ये तीनों कथन जो हैं अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो कांडला में भी मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मुंबई में भी है, विशाखापत्तनम में भी, तिरुवनंतपुरम में जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। जनरली मुक्त व्यापार क्षेत्र किसको कहते हैं? जहां पर वस्तुओं के खरीदने पर, बेचने पर किसी भी प्रकार का जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ता है, शुल्क नहीं देना पड़ता है, यानी आयात निर्यात पर जहां पर कम से कम या बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है, तो वो क्षेत्र जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? तो भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने में ये सारी चीजें जो हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चाहे खनिज एवं धातु व्यापार निगम है,
चाहे एग्जिम बैंक है, आपकी आयात निर्यात बैंक है, राज्य व्यापार निगम है, भारतीय खाद्य नियम है, सारी चीज़ें भारतीय व्यापार को प्रभावित करती हैं। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? तो माला नहर तंत्र का संबंध डॉक्टर विश्वेश्वरैया से है। कौन सुमेलित नहीं है? एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जिन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप ये मान करके चलें उनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? जिनके बारे में आप पहले नहीं पढ़े हैं या जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, उन्हीं चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा, और इसके साथ-साथ जो मुझे लगेगा कि इसकी ज़रूरी है, इसके बारे में जो जानकारी है वो हमको होनी होनी चाहिए, जो ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे रखने का प्रयास करूँगा। बाकी जिन चीज़ों के बारे में अतिरिक्त जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। तो मैनोमीटर ये क्या काम आता है? ये दाब नापने के काम में आता है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन से इसका संबंध है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को नापने काम आता है। सिस्मोमीटर जो है ये पृष्ठ तल की वक्रता के काम में नहीं आता है, इसी वजह से ये जो है सुमेलित नहीं है। पृष्ठ तल की जो वक्रता होती है उसका मापन जो है इस फेरोमीटर के द्वारा किया जाता है, और सिस्मोमीटर जो है ये भूकंप मापी के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सही नहीं है? अ, विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, बिल्कुल सही बात है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तो टूटना संलयन नहीं है, टूटने को विखंडन कहते हैं, और जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसको संलयन कहते हैं। तो दूसरा जो कथन है ये आपका जो है यहाँ से सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाभिक के टूटने को ये संलयन बता रहा है, लेकिन ये क्या होता है? विखंडन होता है। बाकी के जो ड्राई आइस होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मतलब जो बर्फ होती है वो ठोस, सूखी बर्फ जो होती है, ड्राई आइस जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने करी थी। ये बाकी के तीनों कथन जो हैं ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अर्नेस्ट हैकल को। सूर्याभितप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, ये कथन है। कारण है इसका कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों ही जो है कथन कारण सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। पेस मेकर का नाम आपने सुना होगा, गति प्रेरक जिसको कहते हैं, पेस मेकर, ठीक है। तो इसका काम क्या है? जो हमारे हृदय की स्पंदन होती हैं, हार्ट बीट जो होती है, उनको बैलेंस करने का काम करता है। जिन लोगों की जो हार्ट बीट होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर जो है कृत्रिम पेस मेकर डाला जाता है, जो आपकी जो हार्ट बीट होती है उसको नियमित करने का प्रयास करता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? मतलब जो रेडिएशन होता है उससे सबसे कम इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? दिमाग पे पड़ता है, ठीक है, सबसे कम प्रभाव दिमाग पे पड़ता है। और जो आंखों की बात हो जाए, हार्ट की बात हो जाए, फेफड़ों की बात हो जाए, सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित अंग होते हैं, सबसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं रेडिएशन से। गोलकृमि जिसे निमेटोड भी कहते हैं, उससे कौन सा रोग होता है? उससे फाइलेरिया रोग होता है। अब ऑप्शंस में जो आपको अदर चीज़ें दे रखी हैं, फ्लोरोसिस, इंसेफेलाइटिस, कुष्ठ, इनके बारे में भी जान लेते हैं। फाइलेरिया एक पुरानी मच्छर जनित परजीवी संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। पुराने संक्रमण से हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है, वृषण पिंड हो सकते हैं, ठीक है, ये जानते ही होंगे आप। फाइलेरिया नेमेटोड परजीवी की कम से कम 3 प्रजातियां कौन कौन सी? वुचरेरिया, बैनक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरी, ये जो हैं नेमेटोड परजीवी की प्रजातियां हैं जो कि फाइलेरिया का कारण बनती हैं। इसके अलावा एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, मैंसोनिया और ऑक्टेरोटिस सहित जो मच्छर की 5 प्रजातियां जो होती हैं, जिनके नाम आपने देखे, एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, मैंसोनिया और ऑक्लेरोटिस, इन 5 प्रजातियों में ही ये बीमारी जो है फैलती है, फिर यहाँ से मनुष्यों में ये जो है ट्रांसफर होती है। फ्लोरोसिस रोग की बात करें तो इससे शरीर में फ्लोराइड और फ्लोरीन या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के जो है ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करने के कारण ये होता है। और ये ज़्यादा प्रवेश कहाँ से करता है, किस माध्यम से करता है? पीने के पानी से, दूषित पीने के पानी से, या भोजन के माध्यम से फ्लोराइड जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है। इंसेफेलाइटिस को जनरली जापानी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जापानी इंसेफेलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। ये एक प्राणघातक संक्रामक बीमारी है जो फ्लेवी वायरस के संक्रमण से होती है, और इस बीमारी का जो वाहक मच्छर है वो है क्यूलेक्स, याद रखेंगे।
कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग त्वचा के अल्सर यानी फोड़े टाइप के हो जाते हैं स्किन पे, तंत्रिकाएं जो होती हैं उनमें क्षति हो जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। और ये जो कुष्ठ रोग है किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जो है जीवाणु है इस रोग का मूल कारण माना जाता है। थाइमीन क्या है? इसका केमिकल नेम विटामिन B1 है। जितनी भी विटामिन हैं उनके जितने भी केमिकल नेम्स हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2,4-D क्या है? ये एक खरपतवार नाशी है। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो प्रदूषण का स्तर जिस क्रम में बढ़ता है तो उसको देखेंगे सबसे पहले जल पादपों में, फिर घोंगे में, फिर उस घोंगे से मछली में, फिर मछलियों से पक्षियों में, ठीक है। इस तरीके से जो क्रम है वो चलता रहता है। निम्नांकित कथनों में कौन संपारिस्थितिकी के लिए सही नहीं है? ठीक है, सॉरी, संपारिस्थितिकी के लिए सही है। संपारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो संपारिस्थितिकी जो है ये जैव समुदायों के आपस के जो जटिल संबंध होते हैं उनकी स्टडी होती है, उनका अध्ययन होता है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी। संपारिस्थितिकी को कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण समुदायों का पर्यावरण संबंधी अध्ययन किया जाता है। कथन कारण: दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई है जब शासन ने कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त घोषित कर दिया है, और कारण है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण जो होता है वो पत्तियों के जलाने से होता है। तो देखिए पहला कथन सही है, क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन आज के समय में भी ये प्रासंगिक है। दिल्ली में आपने देखा होगा जो पराली वगैरह जो लोग उससे आसपास के लोग जलाते हैं, धान वगैरह की जो खेतियाँ होती हैं, तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पराली जलाई जाती है, जिससे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, एक तरह से धुंध कोहरा टाइप का वहाँ पे छा जाता है। तो दिल्ली प्रशासन ने जो पत्तियां वगैरह हैं इनके जलाने पर जो है वो रोक लगाई है उसने। लेकिन दूसरा जो दे रखा है वो ये रखा है, दिल्ली में वाहन निकास से जो उत्पन्न प्रदूषण होता है उससे ज़्यादा प्रदूषण पत्तियों के जलाने से होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में जो होता है वो दिल्ली की वाहनों की जो संख्या है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। कारण क्या है कि CNG ईंधन चालित पशुओं का चलाना, सॉरी, पशुओं का हो गया है यहाँ पे, इसको काट दीजिएगा। CNG ईंधन चालित जो आपके वाहन होते हैं उनको चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए जो है संस्तुत है। तो यहाँ पर A और R दोनों सही हैं। हालांकि देखिए आपको पता है LPG जो है बहुत कम प्रदूषण करता है, ऐसा नहीं कि प्रदूषण नहीं करता है, LPG जो है प्रदूषण करता है लेकिन बहुत कम प्रदूषण करता है जब इसे वाहनों में यूज किया जाता है। CNG ईंधन से चलने वाले जितने भी आपके वाहन हैं, ठीक है, वो भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संस्तुत हैं। मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर देखे होंगे आपने, वहाँ पर ज़्यादातर बसें, ऑटो वगैरह, टैक्सी वगैरह वो सारी की सारी जो है वो संस्तुति उनकी की गई है कि ये CNG से चलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कथन तो दोनों ही सही हो गए, ठीक है, कथन भी पहला वाला भी सही हो गया, कारण भी सही है, लेकिन ये जो है कारण जो है ये पहले वाले का एक व्याख्या के रूप में नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। वो LPG के बारे में बात कर रहा है, ये CNG के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी। यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, R1 की सही व्याख्या करता है। ISO 14001 ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। सुमेलन कोटा जो है ये राजस्थान का एक शहर है। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। काकरापारा ये गुजरात में है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में। ये जो है प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम हैं। इसके बाद में नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रोसेस पर आधारित होता है। सम्मिलित करना है। हाईटेक सिटी ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। साइंस सिटी कोलकाता में है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ये थुम्बा में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? Y2 के जो शब्दावली है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। गठिया यूरिक एसिड के जमा होने से होता है, गठिया रोग जो होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है ये डेसिबल इसकी इकाई होती है। परम 10,000 ये भूकंप मापी नहीं है, ये जो है कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है आपका। जैनिको प्रौद्योगिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनी अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं, ये क्या है? तो ये आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक टेक्निक है।
कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, उसको क्या कहा जाता है? चिप कहा जाता है। विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीकी उपलब्ध कराती है। ये क्या करती है? जैव तकनीकी द्वारा बीजों की नई उन्नत किस्में जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं, उनसे जुड़ी हुई है आपकी टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 कब छोड़ा गया था? तो 21 दिसंबर 1968 को इसे छोड़ा गया था। कुछ दिवस हैं, विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस जो है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नांकित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य अगर यहाँ पर देखेंगे हम, तो अब देखिए यहाँ पर जो सारी चीज़ें दे रखी हैं ये पुरानी चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है वो देखेंगे आप। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो पहले तो आपकी ये जो आपकी फुल फॉर्म हो गई ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जो है बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी, इराक की राजधानी में, और ये कब की गई थी? सितंबर 1960 में। ठीक है। बाई 5 कंट्रीज नेमली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये जो 5 कंट्रीज के नाम मैंने आपको बताए हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है, और आपका जो है इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वेनेजुएला, ये जो है इसके 5 संस्थापक सदस्यों में से थे। एंड दे वर टू बिकम द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संस्थापक सदस्यों में से ये माने जाते हैं। हेड ऑफिस जो है ओपेक का वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब कुछ ऐसे कंट्री थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, जैसे कतर ने 1961 में, इंडोनेशिया ने 1962 में, लीबिया 1962, ठीक है, यूएई ने 1967 में ज्वाइन किया ओपेक को, अल्जीरिया ने 1969 में, नाइजीरिया ने आपका 1971 में, इक्वेडोर ने 1973 में, गैबन ने 1975, अंगोला 2007, इक्वेटोरियल गिनी इसने 2017 में, और कॉन्गो ने 2018 में ओपेक की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, अब यहाँ से कुछ जरूरी चीजें। इक्वाडोर सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप इन दिसंबर 1992, 1992 में इक्वाडोर ने अपनी जो सदस्यता थी वो त्याग दी। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसने 2007 में आकर के रीजॉइन किया ओपेक को, बट डिसाइडेड टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप ऑफ ओपेक इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो इक्वाडोर ने बड़ा नाटकीय ढंग से, देखिए कि पहले 1992 में इसने जो है अपनी त्यागपत्र जो सदस्यता थी वो छोड़ दी थी, उसके बाद में 2007 में इसने रीजॉइन किया था, फिर 2020 में इसने जो है उसको विड्रॉ कर लिया था अपनी मेंबरशिप को। इंडोनेशिया सस्पेंडेड इट मेंबरशिप इन जनवरी 2009 में इंडोनेशिया ने छोड़ दी मेंबरशिप। ठीक है, और 2016 में इसने फिर रीएक्टिवेट कर दिया, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लिया ओपेक को, बट डिसाइडेड टू सस्पेंड इट्स मेंबरशिप वंस मोर एट द 171st मीटिंग ऑफ द ओपेक कॉन्फ्रेंस ऑफ 13 नवंबर 2016। 2016 में ओपेक की 171वीं मीटिंग में फिर दोबारा से इसने जो है अपनी सदस्यता त्याग दी थी। गैबन टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप इन जनवरी 1995, गैबन ने 95 में छोड़ दी सदस्यता। इट रीजॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2016, फिर 2016 में दोबारा से ज्वाइन कर ली। कतर टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप ऑन 1 जनवरी 2019, और कतर ने जो है अपनी सदस्यता को 2019 में छोड़ दिया था। दिस मीन्स दैट करंटली द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ टोटल ऑफ 13 मेंबर कंट्रीज। वर्तमान में ओपेक के जो सदस्य देश हैं वो 13 हैं, यहाँ से आप याद रखेंगे। निम्नांकित कथनों में किसका सुमेल नहीं है? ओरविले आश्रम जो है ये पौंडीचेरी में है, बैकानूर पाकिस्तान में नहीं है, बांडुंग इंडोनेशिया में है, बट्टी कलोआ ये जो है श्रीलंका में है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। ऑपरेशन शक्ति 98 ये किसका नाम है? ये पोखरण में 1998 में जो परमाणु परीक्षण अभियान हुआ था उसका नाम है। ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स क्या है? ये अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा दिसंबर 1998 में बगदाद पर किया गया हवाई हमला था, ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स। ठीक है, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ यहाँ से जो जानकारी मैंने आपको प्रदान की है निश्चित रूप से आपके प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, और आपको यहीं से जुड़े रहना है। इसका जो नेक्स्ट पेपर है संभवतः आज शाम को नहीं मिल पाया तो कल मॉर्निंग में आपको 100% इसका जो है नेक्स्ट पेपर मिल जाएगा, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो
प्रीवियस से पेपर है इनको आपको स्किप नहीं करना है, लगातार जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इनको देखते रहना है और आपको दिमाग में यह सोचने का प्रयास करना है किस तरीके से क्वेश्चन जो है लगातार रिपीट हो रहे हैं और किस तरीके से हर अगले पेपर में, पिछले पेपर में जो हम पढ़ते हैं उसमें से आप देखते होंगे अगले पेपर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है। कहीं ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया, कहीं हमारी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन गया। तो ये सारी चीज़ें ही आपको देखनी है, समझनी है और इनका एनालिसिस करना है, तभी आप जो है प्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।